हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आज हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज़ ये है कि कोप 27 में एक अपडेट रहेगा जो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। कोप 27 हमने काफ़ी बार किया हुआ है तो आप लोगों को ऑलरेडी उसका आइडिया होगा, बट कुछ पॉइंट्स आज नहीं निकले हैं तो वो हमें देखने हैं। यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है कि मैंगलुरु ऑटो रिक्शाज ब्लास्ट इज एक्ट ऑफ टेरर, ऐसा पुलिस ने बोला है। तो अभी हुआ क्या है, हुआ ये कि ऑटो रिक्शा के अंदर आपका इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको हम शॉर्ट में आईईडी बोलते हैं, एक प्रेशर कुकर के अंदर था जिसके वजह से ब्लास्ट हो गया एक। बट मेन जो उसका पर्पस था वो कुछ और था, कहीं और ले जाके ब्लास्ट करने का होगा। तो अभी ये जो बंदा है इसको पकड़ लिया गया है। द नेम ऑफ द गाय इज़ मोहम्मद शारिक, ही इज़ एज ऑफ 24 ईयर्स। तो ये यहाँ पे ये सीन था। इसके बाद देखिए अब ये जो कोप 27 में आपको एक चीज़ ऐड करनी है वो ये करनी है कि कोप 27 जो है ना इस बार डेडिकेट कर दिया गया है लॉस एंड डैमेज को। ये क्या है लॉस एंड डैमेज? देखो क्या है, जो हमारे देश हमारे वर्ल्ड में जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। एक अनुमान भी देखिए इसमें देखा जाए तो करीबन ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर टोटल $525 बिलियन और 20% ऑफ देयर कलेक्टिव जीडीपी। दिस इज द report by 55 vulnerable countries estimated that their combined climate linked loss in the last 2 decades इतना है, ठीक है। और ये जो है $580 बिलियन हो सकता है 2030 तक। तो इसको अगर मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई देखो आपके पड़ोस में ना 5-6 घर हैं, ठीक है, बट एक घर जो है वो काफ़ी मतलब पावरफुल है, रिच हैं, और बाकी जो 4 घर है ना वो बहुत गरीब हैं। बस बहुत हाइपोथेटिकल समझा रहा हूँ बट समझना। तो जो बड़ा वाला घर था ना उसमें 20-30 एसी लगी हुई थी, और जो बाकी गरीब घर थे वो लोग तो कूलर का भी यूज़ नहीं करते थे। अब हो क्या रहा था कि उस एरिया का जो पॉल्यूशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से ख़राब हो रहा था, जिनका मतलब एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ उस रिच वाले घर की वजह से ख़राब हो रहा था, क्योंकि एसी है, फ्रिज है, गाड़ियाँ हैं, कार हैं। तो वो इतने समय से जब वो यहाँ पे पॉल्यूशन फैला रहे थे तो इसकी वजह से जो बचे हुए 4 घर थे उनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, डैमेजेस झेलना पड़ा। तो यही है लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट। तो कोप 27 को जो है ना लॉस एंड डैमेज के नाम से आप जानेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे ये एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो निकाला गया है। तो ये था कोप 27 जिसमें आप लॉस एंड डैमेज जरूर लिख लीजिएगा। लॉस एंड डैमेज क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जो आपके वर्ल्ड के अंदर, जो हमारे देश के अंदर वनरेबल कंट्रीज़ हैं, या फिर जिनको आप ये भी कह सकते हो कि पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनके पास इतना खुद का फंड नहीं है कि वो चीज़ें करें, ना पोल्यूशन फैलाएं, तो उन लोगों की मदद के लिए ये यहाँ पे ये चीज़ करी गई है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज से जो उनको लॉस एंड डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए, ये बात करी गई है। एक और ये पॉइंट हमने अभी तक देखा नहीं है, कोप 27 के जो प्रेसिडेंट है ना वो है समेश चौकरी, तो इनका नाम अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला एक आर्टिकल है बिल्स ऑन रिप्लेसिंग गवर्नर एज चांसलर टेकिंग शेप। ये क्या है? देखो आपको पता है कि गवर्नर जो है ना ये मतलब अपने आप ही चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, और उसको चेंज करने के लिए केरल की सरकार जो है एक बिल ला रही है। केरल में आपको पता है कि गवर्नर वर्सेस सरकार जो है बड़ा टसल चल रहा है, और उसी का आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है ऑन दी एज, रशिया शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स विद यूक्रेन। यहाँ पे ये आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कह रहा है, देखो अभी क्या हुआ, पोलैंड के ऊपर ना एक मिसाइल आके गिरी। ये मिसाइल जो है ये आपकी कैसे गिरी थी, S-300 मिसाइल, डिफेंस मिसाइल का जो रशिया का द्वारा मेड सिस्टम था उसके थ्रू एक मिसाइल फायर करी गई थी। जैसे ये मिसाइल फायर करी गई तो पहले आरोप लगा कि यार रशिया जो है इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन बाद में जब थोड़ी चीज़ें क्लियरिटी मिली तभी समझ में आया कि रशिया नहीं है इसके पीछे, ये मिसाइल जो है वो यूक्रेन के साइड से जो है वो आई है। तो ये सारी चीज़ें जब समय के साथ देखने को मिला तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार कितना बड़ा जो है एक, आप ये कह सकते हो कि इंसिडेंट होते होते बचा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो नेटो का प्रिंसिपल क्या कहता है, नेटो का जो आर्टिकल 5 है ना वो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है।
लास्ट टाइम जब आर्टिकल 5 यूज़ हुआ था तब ये यूज़ हुआ था जब 26/11 का सीन हुआ था, सॉरी 9/11 का जो अटैक हुआ था, सॉरी 9/11 के अटैक के दौरान क्या हुआ था, नेटो ने आर्टिकल 5 को इन्वोक किया था और पूरी कलेक्टिव नेटो की सेना जो है अफगानिस्तान में डिप्लॉय हुई थी। तो अभी ऐसा भी था ना कि नेटो का प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम में से किसी भी कंट्री को कोई तंग करेगा तो सारे कंट्री उसको मिलकर जवाब देंगे। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि अगर रशिया ने पोलैंड पे मिसाइल दाग दी होती, पोलैंड इज़ पार्ट ऑफ नेटो, तो फिर यही होता ना कि सारे नेटो के कंट्रीज़ मिलके जो हैं वो रशिया को जवाब देते। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें आप यूएस को भी थोड़ा समझदार बोल सकते हो। बाइडेन जो है G20 की मीट अटेंड कर रहे थे, उन्होंने वहीं पे स्टेटमेंट दी थी कि इट्स वेरी अनलाइकली कि ये रशिया के साइड से है। फिर पोलैंड ने भी इस पे कहा कि रशिया की तरफ से नहीं आया है। लेकिन आप जेलेंस्की को देखो, जो यूक्रेन के हेड है ना, इन्होंने कहा कि भैया नहीं है, रशिया ने किया है, भड़काने का काम कर रहे थे, और अगर कहीं ये चीज़ें हो जाती तो नेटो वर्सेस रशिया होता, तब भाई वर्ल्ड में अलग लेवल का वॉर देखने को मिल जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ना रशिया भी समझदार हुआ होगा, या पूरे विश्व को और थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ इस चीज़ को सोचना होगा, क्योंकि अगर मान लो ये कहीं वॉर जो है वो इग्नाइट हो जाता ना यहाँ से, तो भाई जो ग्लोबल हालत है ना वो बहुत ख़राब हो जाती। और स्टिल अब इससे सीख लेते हुए जो है रशिया को ये चीज़ समझनी चाहिए, और यूक्रेन को स्पेशली समझनी चाहिए, और बातचीत से इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। देखो मैप देख लो, ये है रशिया, यहाँ है यूक्रेन, और ये है पोलैंड जहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो बाद में यही क्लियर हुआ कि ये S-300 जो है ये यूक्रेन के यहाँ से फायर हुआ था, ठीक है। तो द मिसाइल इंसिडेंट इन पोलैंड, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, 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 कोई इसमें नई चीज़ है नहीं, ठीक है। बस यही यहाँ पे लास्ट में राइटर जो हैं एडिटोरियल में कह रहे हैं कि भैया रशिया को जो है बातचीत करके मैटर सॉल्व करने की सोचनी चाहिए। ऑल्दो राइटर ने थोड़ा सा ना ये लिखा है कि रशिया जो है बम्बार्टमेंट कर रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन को अब रशिया को बातचीत करने का सोचना चाहिए। लेकिन देन इट्स एन बायस ओपिनियन फ्रॉम अ राइटर जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, तो उनका ये कहना है। बाकी मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है कि बातचीत से मैटर सॉर्ट हो, तो हर कोई चाहता है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है ट्विटर पे वापस ले आए हैं एलन मस्क ने वोटिंग कराई थी, जिसमें 51.8% जनता ने कहा था कि एलन मस्क को जो है वापस ले आओ ट्विटर पे। और जब ये वोटिंग हुई उसके बाद एलन मस्क को वापस ले आया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वापस ले आया गया है। लेकिन इट्स वेरी अनलाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये ट्विटर पे वापस आए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ट्विटर में बहुत बोट्स हैं, ये सब हैं, तो मैं इस वजह से इसको नहीं ज्वाइन करूँगा। फिर यहाँ पे देखिए, विक्रम एस रॉकेट लॉन्च, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट अंडर मिशन प्रारंभ। तो द मिशन का कोड नेम है प्रारंभ। ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट एंट्री है इनटू द ल्यूक्रेटिव स्पेस लॉन्च मार्केट। ये थोड़ा सा हमने पहले भी देखा हुआ है। विक्रम एस जो है ये हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस करके कंपनी है, इनके द्वारा बनाया गया है, विच विल कैरी 3 कस्टमर सैटेलाइट्स, 2 इंडियन एंड 1 फॉरेन सब ऑर्बिटल फ्लाइट। अबाउट विक्रम एस रॉकेट, तो ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूड सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, द पायोनियर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम एस जो है एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कैटेगरी में आता है, जो कि कैरी करता है 290 से 560 किलोग्राम का वजन। जो PSLV होता है वो आपका अप टू 1750 किलोग्राम वजन उठा सकता है। बट ये SSLV है। SSLV के बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने डिटेल में भी पढ़ा था, ठीक है। अब आप लोगों का एक होमवर्क ये कि आर्टेमिस 1 लूनर मिशन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताइए कि ये आर्टेमिस 1 लूनर मिशन क्या है। अभी न्यूज़ में था, US से रिलेटेड है, थोड़ा सोच के देखना। तो आज हमने विक्रम एस रॉकेट के बारे में देखा, हमने ट्विटर के बारे में देखा, यहाँ पे हमने जो पोलैंड में घटना घटी है उसके बारे में देखा। कोई बहुत डिटेल वाला टॉपिक था नहीं जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में करना था। COP27 में 2 नए पॉइंट्स ऐड कर लेना। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय। आप लोगों की जो है वो रंग लाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो करने वाले COP27 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि COP27 जो है वो बहुत न्यूज़ में है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्लैट जो है इस पे क्वेश्चन भी डाल दे। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है COP27, ये आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि COP27 कहाँ हो रहा है। चलो, ऑल्दो ऑलरेडी मैं सामने आपकी इमेज लगा चुका हूँ, लेकिन तब भी आप लोग अपने एंड से बताने की कोशिश करिए कि COP27 जो है ये कहाँ हो रहा है, इजिप्ट में कहाँ हो रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख लेना।
और आप लोगों के मैं चैट भी बीच बीच में देखता रह रहा हूँ, कोई डाउट होगा कोई बात होगा तो हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इजिप्ट लोकेशन मैप जो है वो देख लेते हैं, इजिप्ट में हो रहा है, हम वर्ल्ड के लोकेशन में देखें। अब आप कहोगे सर आप मैप क्यों दिखा रहे हो, इजिप्ट है ना। देखो क्या होता है, जो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बेटर होती है, तो जब भी आप जो है कोई भी चीज को मैप में देख लेते हो ना तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि जैसे बाय द वे कोई कंट्री की बात हो रही है, सूडान की बात हो रही है, तो देखो सूडान कहाँ है, तो इस तरीके से थोड़ा फायदा रहता है, ठीक है। चलो कोप 27 पे आए, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, लेट्स सी कि आप में से कितने लोग जो हैं वो इसका सही जवाब देते हैं कि पिछली जो हमारी क्लास हुई है 6 आवर्स की, आप में से कितने लोगों ने कर दिया है। तो ये बताओ JCPOA की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ JCPOA की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCPOA? बताओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखो वापस से हम कोप के बारे में, क्योंकि हम कोप 27 के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एंटिटी का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है गाइस क्या है, UNFCCC। ये क्या है, को आप कहोगे कि सर आप तो कोप के बारे में बताने जा रहे थे, फिर इसमें ये UNFCCC कहाँ से आप ले आए। तो देखो जो UNFCCC है ना, इसी से कोप के बारे में हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment. Just a second. ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जिसको हम बोलते हैं, 1992 में ये साइन हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अभी हमने जाना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि 1992 में साइन हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता था। अर्थ समिट भी जब हुई थी उसी को अर्थ समिट भी कहते हैं या रियो समिट भी कहते हैं। जब ये 1992 में साइन हुआ था तो उस समिट को क्या क्या कहते हैं वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सर प्लीज पिछली मैराथन क्लास का लिंक दे दीजिए, हमने नहीं ली थी। तो आप जैसे इस चैनल को खोलेंगे तो इसके होम स्क्रीन पे ही वो क्लास डली हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बेसिक बताया है UNFCCC के बारे में। UNFCCC एंटर इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994 एंड हैज बीन रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। कितने कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड करी गई है? लास्ट डेटा व्हेन आई चेक्ड इट वाज 197। पेरेंट ट्रीटी है 2015 पेरिस एग्रीमेंट की। हम बहुत बार 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सर 2015 का पेरिस एग्रीमेंट क्या था, क्यों न्यूज में रहता है, या उसमें टारगेट जो लिए गए थे, एमिशन के टारगेट लिए गए थे, काफी सारी बातें कही गई थी। तो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसकी भी पेरेंट ट्रीटी आप देखोगे तो कौन सी है आपकी? UNFCCC, जो इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की भी है। UNFCCC का सेक्रेटरीट जो है वो कहां है? बोन जर्मनी में। कहां पे है? बोन जर्मनी। UNFCCC secretariat is the United Nations entity tasked with supporting the global response to threat of climate change. It is located in Bonn, Germany. ठीक है, इतने में अभी तक किसी को कोई डाउट है? PDF के लिए आप कह रहे हो, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है PDF। जो PDF डाली थी उसमें मैंने इधर वाले भी करंट अफेयर मर्ज कर दिए थे, तो परेशान मत हो, ठीक है। PDF इज ऑलरेडी देयर। इसके बाद देखिए अगली स्लाइड पे आते हैं, कोप के बारे में जानते हैं कि यार ये कोप क्या है। हम 27 की बात करने से पहले कोप के बारे में तो जाने, और उससे पहले भी जो कुछ कोप हुए हैं उसके बारे में तो जाने, ठीक है। तो कोप जो क्या है गाइस, इट्स एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ UNFCCC, ठीक है। कोप जो है मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। जो पहली कोप की मीटिंग हुई थी वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर देखो क्लैट में कोप पे पैराग्राफ आएगा तो ये मत सोच के चलो कि सिर्फ 27 पे पूछेंगे, वो उसके बैकग्राउंड पे भी पूछ सकते हैं, पुराने जो कुछ कोप हुए हैं उस पर भी पूछ सकते हैं,
फर्स्ट कोप कब हुआ था, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन बन सकता है अगर पैराग्राफ आया तो भाई पहला कब हुआ था, जर्मनी में हुआ था 1995 में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है इसमें, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं तो वो लिखा हुआ है कि रोटेट्स होती है 5 नेशंस रीजनल जो ग्रुप्स हैं इनके, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, ठीक है। तो इसमें इनकी प्रेसिडेंसी जो है गाइज वो क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके मोस्टली कौन होते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ हिज और हर होम कंट्री, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। साउंड स्लो है ऐसा कोई कह रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट थिंक साउंड स्लो होना चाहिए, साउंड स्लो है क्या? ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो। गाइस साउंड स्लो है क्या? विवेक भाई आप अपना फ़ोन का वॉल्यूम बटन अप करिए, कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो देयर इज़ नथिंग, इसमें जो बचा हुआ है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखो कोप विथ सिग्निफिकेंट आउटकम्स, जैसे कोप के अलग अलग मीट्स हुए हैं तो उसमें कुछ कोप जो इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कोप 1995 में जो हुई थी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 1997 में जो है कोप 3 आपकी कहाँ हुई थी, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, बताओ ये कहाँ हुई थी, सामने लिखा हुआ है। 2002 कोप 8 न्यू दिल्ली इंडिया में हमारे देश में जो हुई थी, ठीक है। 2015 जिसको आप पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हो ना गाइस, वो भी कोप का ही पार्ट था, ठीक है। तो कोप 21 जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर की थी, तो इट वाज कोप 21। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, जो काफी ये न्यूज में रहता है, इसमें डिसाइड ये हुआ था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाएगा और फ्यूचर में उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम किया जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया था कि जो रिच नेशन है वो 100 बिलियन यूएसडी जो उन्होंने प्लेज किया है फंड देने का 2020 के बियॉन्ड भी कंटिन्यू रखेंगे, जो पुअर कंट्रीज हैं उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। देखो अभी ये न्यूज में भी है, क्यों है ऐसा, क्यों किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इतना पैसा दें, वो बेवकूफ हैं क्या कि इतना पैसा मांग रहे हैं उनसे। तो रीजन देखो इसके पीछे ये होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। आप एग्जांपल ले लो यूएस का, और एक कोई अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल ले लो, कोई भी अफ्रीकन कंट्री जो वो छोटी सी कोई कंट्री है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वो फासो जो हमारा अभी बहुत न्यूज में रह रहा है, ठीक है। तो क्या उनके यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पॉल्यूशन करेंगे? नहीं है, उनके यहाँ तो डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, तो पॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेकिन यूएस तो कर रहा है, तो भाई फिर यूएस का बनता भी है ना कि वो उन कंट्रीज को पे करे कि भाई अपने यहाँ पे थोड़ा संभाल के रखें, चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें एनवायरनमेंट को, जो खराब एयर आ रही है यूएस की वजह से या और भी कंट्रीज की वजह से, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये इसके लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का जवाब आप लोग सही लिख रहे हैं। इसके बाद देखो 27 सेशन ऑफ जो हम अभी कोप 27 जिसको हम बोल रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये कोप 27 जो है ये शर्म इल शेख इजिप्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसमें अपडेट ये थी कि उन्होंने बहुत नाटक किया था, क्या नाम थे जो इंग्लैंड के अपने बने हैं इंडियन, जिनको सुनाक साहब, जिनको सब कह रहे हैं कि भाई भारत ने बदला ले लिया, भाई वो ब्रिटिशर्स हैं, इतना दिल पे मत लिया करो। सुनाक साहब बने हैं वहाँ पे हेड, लेकिन वो हैं ब्रिटिशर ही ना, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ है। लोगों ने बड़े स्टेटस डाले हैं, तो पहले इनका था कि हम नहीं जाएंगे, फिर वो चले गए, वो अलग चीज़ थी। चलो, तो कोप 27 जो है ये ओरिजिनली एक्सपेक्टेड था कि 8 से 20 नवंबर 2021 में हो। आप कहोगे सर आपका दिमाग हिल गया है क्या, इस बार तो 22 चल रहा है, ये कोप 27 आप कह रहे हो कि 21 में हो। देखो हुआ क्या था कि जो कोप 20 था उसको 2020 में होना था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ 1 साल ड्यू टू कोविड। तो इसीलिए जो 21 वाला है वो अब आ गया 20 गलत बोल गया मैं, कोप 26 जो था ना वो 2020 में होना था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गया 2021 के अंदर, और इसीलिए फिर 27 वाला जो है वो 22 में आ गया। तो इस वजह से ये पूरा मामला जो है वो लेट हुआ। इस बार कोप से पहले ना एक प्री कोप भी हुई थी।
अगर कोप पे पैराग्राफ आता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्री कोप जो है ये कहाँ हुई थी, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है यहाँ पे गाइस आपकी क्या हुई थी, प्री कोप भी हुई थी। इतने में किसी को कोई डाउट है? There is a guy by the name of T. He's saying, sir, your videos are really helpful. You are doing a great job, sir. Hats off to you. अगर सर आपकी पढ़ाई चीज़ें अच्छे से कर लें तो कैन आई स्कोर 32+। भाई देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली इस पर कुछ बात बोलना चाहूँगा। देखो, मैंने ये जो 8 आवर्स की वीडियो बनाई है, आप कल को किसी भी कोचिंग के द्वारा लिस्ट निकाली जाएगी या हम भी निकालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ना, आप इन्हीं लिस्ट में से टॉपिक्स पाएंगे, मतलब जो हमने पढ़ा है 8 घंटे। पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, बट इट इज़ माई जेन्युइन ट्राई कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतनी बेटर चीज़ें करंट अफेयर में दे दी जाएंगी, आप लोग अच्छे से कर लें। देखो, अब यही होता है, लोग ना फ्री की चीज़ों के सोचते हैं कि यार ऐसे वैसे, अब इसी चीज़ को पैसे दे दे के 20-20 हज़ार रुपये में कहीं अलग से पढ़ लेंगे, वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप किसी भी कोचिंग की लिस्ट उठाना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे, जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, ये जितने टॉपिक्स मैंने 6 आवर्स में करे हैं या फिर यहाँ पे कर रहे हैं वो करेंगे। अब पिछली बार देखो क्लैट का जो पेपर आया था 2022 वाला पेपर, इस पर भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, इस पर भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। देखो 2022 का जो पेपर आया था ना, वो जीके का पेपर, करंट अफेयर का पेपर एक्चुअल में अच्छा नहीं था, मतलब टफ नहीं बोलोगे आप। उस पेपर में अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे ना, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस टाइप के थे ही नहीं, मतलब पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है तो वो अच्छा स्टैंडर्ड पेपर नहीं था, और इसीलिए लास्ट ईयर किसी बच्चे का करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया था, बहुत ही कम। और इवन किसी भी कोचिंग ने भी इस तरीके से दावा नहीं किया था, कोई कह रहा होगा तो फर्जी फेंक रहे होंगे कि भाई 35+, 25+ हमारे कंटेंट से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लास्ट ईयर 2 पैराग्राफ ऐसे थे जो बिल्कुल बेकार ही थे। तो कहने का मतलब आप लोगों से मेरा ये है कि पढ़ाई हमेशा एग्जाम में करी जाती है ना उन चीज़ों के लिए जो आ सकता है, उन चीज़ों के लिए कि जो नहीं आ सकता है फिर वो आ जाए। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, कोप 27 आया, ठीक है। तो अब इस बात को आप लोग समझो कि कोप 27 अगर आएगा ना तो 90% तो नहीं बोलते, चलो हटाओ, अगर 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से मान लो 55% इसके अच्छे खासे क्वेश्चन सही कर देंगे। तो आपका भी वो गलत ना हो, पहले तो ये इंश्योर करो, ठीक है। दूसरा, अब ये तो नहीं है ना कि 8 घंटे आप क्लास देख लोगे और जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है वो बराबर हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने 8 घंटे क्लास देख ली तो आप जीरो नहीं रहोगे, आपको भी अच्छा खासा करंट अफेयर आएगा, जो चाहे बंदे ने कितना भी रट लिया हो, कितना ही पढ़ लिया हो। और जिन्होंने सब पढ़ रखा है उनको तो खुद समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हुए थे। तो आप ये लेके मत चलो कि इसी से बिल्कुल हो जाएगा उद्धार, लेकिन हाँ अगर किस्मत रही आपकी मेरी तो यही आना ही चाहिए पेपर, तो मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो यही होते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।